एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे अपनी इस क्लास में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग मेथड्स, या फिर आप उन्हें बोल लीजिए मेथड्स इन टीचिंग। आपका ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो कुछ हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में और कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि टीचिंग मेथड्स कौन से दो प्रकार के होते हैं, फिर उन मेथड के अंदर आज हम पढ़ेंगे लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्लेवे मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर एंड में करेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन निकल के बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और पढ़ते हैं अबाउट मेथड्स इन टीचिंग। चलिए, टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने से पहले जरा हम एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर हमारा जो सबसे इफेक्टिव यानी कि सबसे जो कारगर टीचिंग मेथड होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्योंकि हम बच्चों को जब भी ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, उनकी लर्निंग तभी उतनी बेहतर हो सकती है जब हमारे उस टीचिंग मेथड में कुछ खास बातें हो। तो चलिए जानते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि आप आगे जाके देखिए सब टीचर्स बनेंगे, तो आपके जो भी टीचिंग मेथड उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे उससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। अब जैसे आप प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसे मजा आएगा पढ़ने में। और अगर हमें बाय चांस पढ़ने में मजा ही ना आए तो हम कभी भी वहां जाके पढ़ते नहीं है। अब जैसे आप हैं, YouTube पे कितने सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन आप उन्हीं से जाके पढ़ते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर आपको हल्की सी भी रुचि उस जगह उस चैनल पे नहीं आ रही तो आप उस टीचर से दोबारा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। तो सेम चीजें आपके बच्चों के साथ भी अप्लाई होती है आपके स्कूल में। तो कौन सा मेथड हो जहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। अगला कि आप जो मेथड का यूज करेंगे वो ये ध्यान में रख के करना है कि आपके उस टाइम बच्चों की क्या जरूरत है, उस टाइम बच्चे की लर्निंग के हिसाब से कौन से मेथड का इस्तेमाल करना सही होगा। अब जैसे सपोज करिए कि आपको क्लास में बच्चों को दिखाना है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि अगर आप सिंपल लेक्चर देके निकाल देंगे तो क्या बच्चों की नीड्स पूरी हो पाएंगी लर्निंग की? नहीं हो पाएंगी। तो आपको क्या करना है, बच्चों की नीड्स के हिसाब से कि बच्चा उस टाइम पे किस मेथड से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, आपको उसी मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया है कि हर क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी ज़रूरत होती है, हर बच्चे के अंदर डिफरेंस होता है। किसी का थोड़ा सा मेंटल मेकअप यानी कि जो थोड़ा माइंड का लेवल है वो हाई होता है, कोई थोड़ा सा अबव होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तो देखिए कितने सारी मानसिक क्षमताओं के बच्चे आपकी कक्षा में होते हैं। तो अगर आप सिंपल एक ही तरीके का मेथड इस्तेमाल कर दो, मतलब कि जहां पर आपने कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का मेथड इस्तेमाल कर दिया और बाकी बच्चे उससे समझने में सक्षम ही नहीं है, तो क्या आपका मेथड कभी कारगर होगा? आप कभी सारे बच्चों के लिए क्या अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर आपने इतनी मेहनत भी करी, इतना अच्छा मेथड भी लगाया और क्लास के सिर्फ 4 ही बच्चे अगर सीखे, तो फायदा क्या है आपके इस मेथड का? तो आपको वो मेथड इस्तेमाल करना है जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा जाए कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत अंतर होते हैं, तो उनके हिसाब से आपको मेथड का इस्तेमाल करना है। चलिए, ये भी ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। और क्या क्या करें हम? अब क्या है, आप क्या क्लास में एक ही तरीके से पढ़ा सकते हैं? बस बच्चों को लाइन में बिठा दिया और लेक्चर दिए जाओ और बस पढ़ाए जाओ। इस तरीके से तो हमेशा नहीं काम चलेगा। कई बार आपको ग्रुप्स बना के भी बच्चों को पढ़ाना होता है। इससे क्या है, बच्चों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बच्चे एक दूसरे से अपने ओपिनियन यानी अपने मत को वो शेयर करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर कोऑपरेशन लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कोऑपरेशन लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है। जिनको नहीं पता तो लास्ट क्लास एक बार विजिट कर लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो आपको उन मेथड्स का इस्तेमाल करना है जहां पर ग्रुप्स बनाने के भी आपको मौका मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप बच्चों को ग्रुप्स में बिठा के लर्निंग करा पाए। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट, आपके मेथड्स में कहीं ना कहीं ये बात होनी चाहिए कि आप बच्चों को वहां पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराएंगे, क्योंकि हमेशा आपको क्या बताया गया कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके हमेशा ज्यादा सीखता है। अगर बच्चा खुद अपने हाथों से एक्टिविटी करेगा तो उसके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आपको कैसी एक्टिविटीज करानी है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आपके मेथड के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। नेक्स्ट है कि उस हिसाब का मेथड इस्तेमाल करा जाए जहां पर बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, ना कि उसे बोर होने को मिले। मतलब कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव उसका माइंड चलता रहे कि मतलब अब मैं क्या करूं, अच्छा ये ऐसे होगा, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिव वो करे। संज्ञानात्मक जब बच्चा कोई चीजें करता है तो वहां से भी उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है इस चीज में, उसका माइंड डेवलप होता है, उसका मोटिवेशन डेवलप होता है। तो आप देखिए क्रिएटिविटी से कितनी सारी चीजें निकल के आई। तो आपको कौन से मेथड यूज करने हैं जहां पर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को आप डेवलप कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट है कि आपका जो मेथड है बच्चों वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप जब चाहे अपने मेथड में कुछ चेंजेस कर सके। सपोज आपने अपनी क्लास शुरू करी थी ये सोच के कि आज मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से अपनी क्लास में जाके पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से ज़्यादा अच्छा मैं यहाँ पर प्लेवे मेथड का यूज़ करके पढ़ा सकती हूँ, तो आप जो मेथड है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप बच्चों की ज़रूरत के अनुसार, अपने कॉन्सेप्ट के ज़रूरत के अनुसार वहाँ पर चेंजेस कर सके। तो फ्लेक्सिबल होगा तो आप उस टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। चलिए ये भी ठीक है। इसके बाद इस तरीके के मेथड्स इस्तेमाल करें जो कि इकोनॉमिकल हो, यानी कि पॉकेट फ्रेंडली हो, जिसमें ज़्यादा खर्चा ना आए। अब ये तो है नहीं कि 365 में से सिर्फ 4 दिन आपको मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ाना है, तो 4 दिन ज़्यादा खर्चा हो भी गया तो कोई बात नहीं, मेथड्स तो हमेशा आपकी डेली लाइफ में चलते रहेंगे। तो उस हिसाब के मेथड्स का यूज़ करिए जहाँ पर आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, मतलब उसके अंदर जो आप चीज़ें यूज़ करेंगे उनका ज़्यादा बहुत खर्च ना आता हो, आपको उन मेथड्स का इस्तेमाल करना है। ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, आपके जो मेथड्स हैं उनसे बच्चों के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट हो। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे की सिर्फ या तो फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है या फिर सिर्फ बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। ऐसे मेथड्स होने चाहिए जहाँ पे 2 या 3 प्रकार के डेवलपमेंट तो बच्चे के अंदर चले ही, तो वो मेथड क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आपने देखा बच्चों कि हमारा जो भी इफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा, यानी जो भी सबसे बेहतर टीचिंग मेथड होगा उसके अंदर ये चीज़ें पाई जानी चाहिए। और अगर आपके मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आपके बच्चे देखना बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे चीज़ों को। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं हम अपने मेथड्स के बारे में, यानी कि जिसके बारे में हमारा आज का ये पूरा सेशन है। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहले को हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षक केंद्रित मेथड, जहां पर उन सारे मेथड्स में जो मेन रोल होता है टीचर का होता है। आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा टीचर सेंटर्ड मेथड। और इसको हम दूसरा इंस्ट्रक्शनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेसिकली इंस्ट्रक्शन देना किसका काम होता है, निर्देश कौन देता है आपकी क्लास में, वो टीचर देता है। तो इसको हम इंस्ट्रक्शनल मेथड भी कहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं हमारे चाइल्ड सेंटर्ड या फिर चाइल्ड फ्रेंडली मेथड, जिसे हम कहते हैं बाल केंद्रित या फिर बाल सुलभ तरीके। अब देखिए पढ़ने से ही क्लियर होगा, टीचर सेंटर्ड जहां पर टीचर मेन है, चाइल्ड सेंटर्ड वो मेथड जहां पर बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो हमारे ये मेथड्स होते हैं। ये क्लियर है आपको? अब हम इन्हीं के अंदर अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों लेक्चर मेथड के बारे में, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। क्लियर है? फिर इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। यहाँ हम बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, प्लेवे पढ़ेंगे, इंडक्टिव पढ़ेंगे, डिडक्टिव पढ़ेंगे। तो देखना हमारे जो ज़्यादातर टीचिंग मेथड्स होते हैं वो सारे चाइल्ड सेंटर हैं, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन की अप्रोच है वो अब चेंज हो चुकी है। पहले कैसी होती थी? ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, और अब कैसी होती है? अब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। तो इसलिए टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर हमारे 2 ही मेथड आते हैं, और बाकी जितने भी सारे आपके मेथड्स होंगे वो बच्चे आपके आएंगे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड, यानी कि शिक्षक केंद्रित विधियां। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक्चर मेथड के बारे में। सबको इसके बारे में पता होगा, कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसको बेसिक नॉलेज ना हो इस मेथड के बारे में। लेक्चर यानी कि बेसिकली लेक्चर देना, किसी चीज के बारे में बस बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, ना तो कोई एक्टिविटी करके दिखाना, ना ही बच्चों को बीच में बोलने देना, ना ही बच्चों को अपने पास बुलाना, ना ही बच्चों की बात सुनना, सिर्फ और सिर्फ अपनी गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। तो वो वाला मेथड कहलाता है आपका लेक्चर मेथड, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, व्याख्या होती है चीजों की, इसलिए हम इसे बोलते हैं व्याख्यान विधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये बच्चों हमारा सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी शिक्षण पद्धति है, क्योंकि ये बिलोंग करती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच से, यानी कि पहले के टाइम पे हम जिस अप्रोच से पढ़ाते थे उसमें ये सबसे पुरानी है। पहले इसी चीज को फॉलो करा जाता था कि जो टीचर है वो बोलता रहता था, नॉलेज देता रहता था, और जो बच्चा है वो चुपचाप सिर्फ और सिर्फ चीजें सुनता था। अब जैसे आपने देखा होगा, जो भी हमारे भाषण होते हैं, कोई भी मंत्री आता है, पीएम मोदी कोई भी भाषण देते हैं, वो एक लेक्चर ही तो होता है। वहां पर आम पब्लिक को थोड़ी बोलने दिया जाता है, बस आते हैं वो लोग, अपना भाषण देते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरेक्शन कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ वो नेता बोलता है, लोग कुछ नहीं बोलते, ऑडियंस का कोई पार्ट नहीं होता। तो वो भी एक लेक्चर मेथड ही है। इसके बाद ये बच्चों मेथड बेस है आइडियलिज्म पे। आइडियलिज्म यानी कि जहां पर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, उसको देखकर आप सारी चीजें करते हैं। आपको आइडियलिज्म, रियलिज्म, ह्यूमनिज्म, इन सब के बारे में भी पढ़ाया जाएगा डिटेल में। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो लेक्चर मेथड है वो बच्चों वो आइडियलिज्म से रिलेट करता है आपका। चलिए, ये भी ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो यहाँ पर ज्यादा कंट्रोल किसका होगा, यहाँ पर टीचर का कंट्रोल होगा। टीचर होता है यहाँ पर एक्टिव रोल में, यानी कि जो सक्रिय होता है, जो सबसे ज्यादा हरकतें मतलब कि इंटरेक्शन चीजें करता है, और बाकी जो बच्चा होता है वो होता है पैसिव रोल में। पैसिव रोल यानी कि उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठ के नॉलेज को ले, अपना मत रखने का उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। चलिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसमें आप बेसिकली बस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देते हैं, मतलब आप बस चीजें समझाते रहते हैं, बाकी उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं होता है। ये भी ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि जेम्स मिखैल बच्चों इस चीज को सपोर्ट करते थे। जेम्स मिखैल एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके हिसाब से लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करना हो चाहिए, क्योंकि लेक्चर मेथड का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं, तो इसलिए ये सपोर्टर हैं आपके लेक्चर मेथड के। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी एक्टिविटी नहीं कराई जाती, बस सिंपली टीचर बोलता रहता है, और बोलता है साथ में ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है। तो एक तरीके से टीएलएम के तौर पे, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हमारी सहायक सामग्री होती है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हम बोलते हैं टीएलएम। तो टीएलएम के तौर पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता है लेक्चर मेथड में। चलिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं, तो आप अपने हिसाब से, जब बच्चों को आप बोलने ही नहीं दे रहे, तो आपकी मर्जी है, धीरे धीरे पढ़ाना है तो धीरे धीरे पढ़ाओ, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट, या फिर अगर आप चाहते हैं एकदम तेज फास्ट पढ़ा के बस क्लास जल्दी से ओवर करें, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से बच्चों को लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि यहाँ पर बच्चा जैसे कि क्या है, पैसिव रोल में होता है। बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सुनता है। तो बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, उसकी सुनने से होती है, और सुनने के बाद वो चीज़ों को याद कर लेता है, यानी कि मेमोराइज कर लेता है। तो किस चीज़ के थ्रू होती है लर्निंग बच्चे की लेक्चर मेथड में? पहला होता है आपका लिसनिंग एंड दूसरा होता है आपका मेमोराइजेशन। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक कोई परेशानी तो पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़े से ना मेरिट जान लेते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ के कोई ना कोई मेरिट होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि लेक्चर मेथड के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, यानी क्या क्या इसके फायदे हैं। फायदों के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले आप लेक्चर मेथड का यूज करके बहुत सारे बच्चों को, आप चाहे तो 500 बच्चे, 1000 बच्चे, एक साथ इतने ज्यादा बच्चों को आप लेक्चर मेथड का यूज करके पढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है और उन लोगों को सुनना है। चाहे 1000 बच्चों को सुनाइए, चाहे 10 बच्चों को सुनाइए, बात तो सेम पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हुआ, जब आपको बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाना हो तो आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कि जब आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने क्या बताया कि आप कम टाइम में ज्यादा नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका टाइम सेव होता है। जो चीज आप बच्चे को 1 घंटे में पढ़ाते हैं आराम से एक्टिविटी करवा के, वो चीज आप लेक्चर मेथड का यूज करके 45 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में ही कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एक टाइम सेविंग मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्टूडेंट है वो गुड ओरेटर बन जाता है। गुड ओरेटर कैसे बनता है, अब जैसे कि टीचर क्या है, बोल रही है तो बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा, और जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो वो टीचर की स्पीकिंग स्किल्स को कैच करता है। ओरेटर कौन होते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, जो अच्छे से बोल पाते हैं। तो टीचर की वो उस चीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और टीचर से वो चीजें जो है सीख लेगा। तो जो स्टूडेंट है वहां पर वो गुड ओरेटर बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि टीचर को सुन सुन के उसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्पीकिंग एबिलिटीज आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि जो आपका लेक्चर मेथड है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप चाहे तो उसके अंदर बीच में डेमोन्स्ट्रेशन डाल सकते हैं, आप चाहे तो उसके बीच में थोड़ा सा प्ले भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो बीच में इंडक्टिव मेथड डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है, अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ से आपको नोट मेकिंग की हैबिट लगती है। अब जैसे कि सपोज मैं आपको पढ़ाती हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक लेक्चर मेथड का ही यूज है, क्योंकि फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी और मेथड का यूज करके आपको पढ़ाऊँ। तो अब क्या हुआ, मैं बेसिकली आपको लेक्चर दे रही हूँ, मेरा काम है कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, इसलिए लेक्चर मेथड का यूज़ होता है। फिर आप जब मुझे सुनते हैं तो साथ में अपने नोट्स बनाते होंगे, तो क्या हुआ, आपको मेरे लेक्चर मेथड की वजह से नोट मेकिंग की हैबिट बन जाती है कि किस तरीके से बहुत अच्छे से नोट्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं, मेरिट की तो कर ली, अब हर चीज का कोई ना कोई नेगेटिव पक्ष भी होता है, और लेक्चर मेथड के बारे में तो बहुत चीजें नेगेटिव हैं। तो बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले कि आपको क्या बताया कि जो टीचर है बच्चों वो एक्टिव रोल में होता है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव रोल में होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई भी इंटरेक्शन होता ही नहीं है। टीचर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बोलता है और जो स्टूडेंट है वो चुप रह के सिर्फ और सिर्फ सुनता है। दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ, उनका दोनों का आपस में रिलेशन अच्छा नहीं बनेगा, म्यूचुअल बॉन्ड उतना ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट का यहाँ पर नहीं होता है बाकी मेथड्स के मुकाबले। क्लियर है। चलिए यहाँ पर जैसे कि बच्चा पैसिव रोल में होता है तो बच्चे के लिए कोई भी स्कोप नहीं है कि बच्चा अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सके या फिर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद जाके चीज़ों को कर सके। तो बच्चे के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंपल बस टीचर बोलती रहती है और बच्चे सुनते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से स्पून फीडिंग होगी। चम्मच में नॉलेज भरी, सीधा बच्चे के मुंह में डाल दी, दोबारा चम्मच में नॉलेज भरी, सीधा बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, बस आपने नॉलेज की स्पून फीडिंग कर दी है वहां पर बच्चों को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है कई बार बच्चों के लिए। ये लेक्चर मेथड से कई बार बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा खुद करके सीखता है या फिर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ आती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है लेक्चर मेथड के हिसाब से पढ़ने में। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि ये मेथड बच्चों प्राइमरी क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप लेक्चर मेथड का यूज़ करके पढ़ाओगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनको तो आपको या तो डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्ले वे मेथड, इन मेथड का यूज़ करके पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि उनका लर्निंग इस मेथड के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो पाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेक्चर मेथड के बारे में आई होप सो कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, इसका मीनिंग और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। टीचर सेंटर्ड में हमें 2 ही मेथड पढ़ने थे, एक था हमारा लेक्चर और दूसरा है ये डेमोन्स्ट्रेशन।
डेमोन्स्ट्रेशन को हम बोलते हैं बच्चों प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है कि आप कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कोई चीज का प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो आप करेंगे। बच्चा एक्टिविटी नहीं करता है इसके अंदर। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चा भी एक्टिविटी करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर आपको एक्टिविटी करके पढ़ाती है, इसलिए हम इसको टीचर सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टीचर का ही अहम रोल माना जाता है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। अब टीचर इसमें क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखा के आपको पढ़ाता है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया, कोई मॉडल बनाया था, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन का मॉडल बनाया कि कैसे वोल्केनो में इरप्शन होता है, या फिर चार्ट्स बनाए, पिक्चर्स बनाए, मतलब कुछ भी चीज़ें दिखाकर जब वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर का रोल है डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी कि एक्टिविटी को कर कर दिखाना, और जो स्टूडेंट है उनका रोल होता है कि जब टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है उसके बाद जब टीचर आपसे सवाल पूछेगा तो आपको उन सवालों के जवाब देने हैं। इतना ही रोल होता है इसमें टीचर का कि बस आप जी जवाब दीजिए, हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, हमने आपको क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इस मेथड का ज़्यादातर इस्तेमाल हम साइंस में और आर्ट्स में करते हैं, क्योंकि साइंस में हमें उनको प्रेजेंटेशन एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है, मॉडल्स बना के दिखाने होते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट में हमने कुछ इन्हें ड्राइंग्स बना के दिखाए, पिक्चर्स बना के दिखाए, या फिर वहाँ पर भी क्ले से कुछ मॉडल्स बना के दिखाए। तो ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है साइंस में एंड आर्ट्स में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े यहाँ से। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में क्लियर हो गया आपको। चलिए अब बच्चों देखो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ना कुछ स्टेप्स होते हैं। आप बस जाके कुछ भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला कि सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं कि मैं जब कल क्लास में जाऊंगी तो मुझे कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को करके दिखाना है। सपोज मुझे दिखाना है बच्चों को कल क्लास में कि किस तरीके से कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। कंडेंसेशन आपको पता होगा कि जब ठंडे पानी की बोतल बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें बन जाती है। तो मुझे कल बच्चों को कंडेंसेशन का प्रोसेस बताना है और मैं इसी वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊंगी। चलिए ठीक है, मैंने प्लान कर लिया। नेक्स्ट क्या है, आप क्लास में जाके इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को कि क्या बच्चों आपने कभी देखा है कि कभी आपने पानी की बोतल बाहर रख दी और उसके ऊपर में पानी जमा हो जाता है, ये कैसे होता है? क्या कभी मतलब सोचा है आपने कि पानी के ऊपर पानी कैसे आ गया? तो आपने क्या किया, यहाँ पर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, बच्चों के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भर दी कि अच्छा ऐसे तो मतलब देखा तो है लेकिन ऐसे क्यों होता है, पानी कैसे आ जाता है अपने आप, हमने तो पानी डाला ही नहीं उस पर। तो आपने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया टॉपिक का। नेक्स्ट है कि आप फिर डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि देखो फ्रिज में से जाओ, स्टाफ रूम में से फ्रिज में से पानी की बोतल लेके आओ और उसको रखेंगे। फिर आप प्रोसेस करके दिखाएंगे कि जैसे जैसे उस ठंडे पानी को गर्मी मिलती है उसी के हिसाब से उसके चारों तरफ कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया एक्टिविटी को। फिर उसके बाद आपने जो जो चीज़ें उस डेमोन्स्ट्रेशन से सीखी आप वो सब बोर्ड पे लिखते जाएंगे कि पानी के ड्रॉपलेट्स बने, कंडेंसेशन हुआ, हीट लगी इसमें, जब जाके कंडेंसेशन हुआ। तो जितने भी पॉइंट्स आपके निकलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से वो सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर मार्क कर लेते हैं। और फिर जब आपने सारी चीज़ें अपने ब्लैक बोर्ड पर मार्क कर ली उसके हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि देखिए ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। क्लियर है आपको? स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेशन के ईजी हैं। पहले योजना बनाएंगे, फिर परिचय कराएंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे सारे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर जो आपकी अवधारणाएं हैं वो सारी संकलन हो जाएगी, उन्हें आप एक जगह कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के मेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि इसके क्या फायदे। सबसे पहला, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, यानी पॉकेट फ्रेंडली मेथड है। आप देखो ये जो पानी वाला कंडेंसेशन वाला हमने प्रोसेस किया, क्या इसमें कोई पैसा लगा हमारा? कुछ भी नहीं। नॉर्मली पानी की बोतल तो रखी रहती है, लाए और एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, सिंपल है। फ्लावर के बारे में पढ़ाना था, जाओ भाई गार्डन से फ्लावर तोड़ लाओ, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा दिया, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। क्लियर है? नेक्स्ट कि आप डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ करके बच्चों के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो।
अगर आप कंडेंसेशन यूं ही पढ़ाओगे ना तो बच्चे को समझ आएगा ही नहीं, बहुत टफ हो जाएगा, बच्चे छोटे हैं। तो क्या हुआ, आपने ना सिंपली करके ही दिखा दी चीज कि देखो ऐसे होता है, तो बच्चे के क्या हुए, डाउट्स क्लियर हो गए वहां से। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं तो उस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा अटेंशन देके देखता है कि अच्छा ये क्या कर रही है मैम, ये कैसे हो रहा है। तो बच्चे का जब बहुत ज़्यादा अटेंशन वहाँ पर देता है तो उससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा देखूँ तो सही आखिर ये पानी कैसे आ गया, जब पानी तो हमने डाला ही नहीं। तो इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है कि यहाँ से आप थ्योरी और जो प्रैक्टिस है उन दोनों चीज़ को तोड़ सकते हैं। यानी कि आपने लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर लिया और डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पे देखिए आपको दोनों मेथड का इस्तेमाल हो गया। पहले आपने थ्योरी पढ़ा दी यानी कि लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा दिया, फिर आपने वही चीज़ प्रैक्टिस करके पढ़ा दी यानी कि अब उसको आपने डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपका दोनों मेथड्स के बीच में रिलेशन बैठ गया। ठीक है, इसके बाद जब आप चीज़ों को बच्चे को कर कर दिखाते हैं तो बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ती है, यानी कि बच्चा सोचने पे मजबूर होता है कि अच्छा ये कैसे हुआ कैसे हुआ। और फिर जब आपने चीज़ दिखा दी ना, घर जाते ही सबसे पहले पानी की बोतल निकालेगा फ्रिज के अंदर से और देखेगा कि मैम ने आज कंडेंसेशन सिखाया था, मैं भी करके देखूंगा। तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके बाद जब बच्चा डेमोन्स्ट्रेशन देखता है तो बच्चे को अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं किस किस चीज़ की। सबसे पहले कि डेमोन्स्ट्रेशन को ऑब्जर्व करे, ध्यान से देखे, फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है उससे रिलेटेड नोट मेकिंग करे, उसको नोट करे, फिर अगर उसे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो उसके बारे में क्वेश्चन करे। प्लस अगर डेमोन्स्ट्रेशन में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर उसे ड्राइंग करके उसको नोट डाउन करना चाहिए तो बच्चा ड्राइंग करके भी उसको नोट डाउन कर लेता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर 2019 पीआरटी एग्जाम में पूछा गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के टाइम पे बच्चे को कौन कौन सी चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको ऑप्शन में मिला था ऑब्जर्वेशन, नोट मेकिंग, क्वेश्चनिंग एंड ड्राइंग, नीचे था ABCD। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिले थे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता है, ABCD, चारों चीज़ें के अवसर आपको मिलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अभी हमने दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। टीचर सेंटर्ड में पढ़ना था हमें, दो लेक्चर मेथड और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वो दोनों हमारे कवर हो गए। अब चलिए हम आ जाते हैं थोड़ी सी, अभी तो हम बस में सवारी कर रहे थे, बस में थोड़ी सी जगह कम होती है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रेन में। ट्रेन में कितनी सारी कोचेज होती है, तो सेम उसी तरीके से जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है उसमें आपकी बहुत सारी कोचेज है, बहुत सारे स्टेशंस पे हम रुकेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्ले वे मेथड के बारे में, यानी कि जब प्ले की विधि का यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या होते हैं उनके मेरिट्स, इन सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके सामने एक इमेज है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि बच्चे क्या है, बेसिकली स्कूल में है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कोई ब्लॉक से खेल रहा है, कोई अरेंज कर रहा है, कोई एयरप्लेन से खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा ना देखो खेल खेल कर सीख रहा है, यानी बच्चा कैसे प्ले के तरीके से सीख रहा है। और जब भी बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीख ले तो उसको हम बोलते हैं प्ले वे मेथड। और आजकल तो हमारे यहाँ पर स्पेशली प्ले वे स्कूल भी बने हुए हैं जहाँ पर 3 साल से यानी कि 2 से 3 साल तक का बीच का जो बच्चा होता है वो प्ले वे स्कूल में जाकर पढ़ता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्ले वे मेथड किसके द्वारा दिया गया है, तो इसको बच्चों फ्रोबेल द्वारा दिया गया है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, वह मैंने आपको पहले भी शायद 1-2 बार इनके बारे में जिक्र किया हुआ है कि जो फ्रोबेल है उन्होंने ही प्ले वे मेथड के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन कराया था। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन होती है। आपको अगर मैं पूछूं कि प्ले वे मेथड के बारे में किसने बताया तो आप बोलेंगे फ्रोबेल, लेकिन अगर मैं आपको वहीं पे पूछूं कि प्ले वे मेथड की जो ये टर्म है जो मैं बोल रही हूँ ना प्ले वे, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया, तो इसको यूज किया था बच्चों हेनरी कैल्डवेल ने। यानी कि फ्रोबेल जो है इस मेथड से तो पढ़ाते थे लेकिन इसका कोई ना नाम नहीं दिया गया था, बस बताया ये गया था जब खेल खेल में बच्चा सीखे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हेनरी कैल्डवेल ने इसको एक नाम भी दे दिया कि इसको हम आज के बाद बोलेंगे प्ले वे मेथड। तो इन चीज़ के बीच में कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर आपको टर्म किसने सबसे पहले पूछी तो लिखना है हेनरी कैल्डवेल, और अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि कौन इस मेथड के जनक है तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फ्रोबेल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए
अब प्ले वे मेथड के अंदर क्या बोला जाता है कि जो प्ले है वो बच्चे का अंदर की मतलब इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कि हमारे अंदर होती है ये चीज कि हम जब भी खेलते हैं तो हम बहुत आसान तरीके से चीज़ों को सीख जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि खेल खेल में हम कब चीज़ें सीख गए। इसी को हम बोलते हैं प्ले इज द इनर इंस्टिंक्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब जब आप प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चे की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। अब जिसे देखो ये बच्चा जो है ब्लॉक्स बना रहा है, बच्चा बेसिकली खेल रहा है लेकिन इस पे ABCD लिखा है, तो बच्चा क्या होगा, खेल खेल में ABCD सीख जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। दूसरा, जब बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है तो यहाँ से हाथ पैर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट है कि बच्चा अकेले तो नहीं होगा ना, स्कूल में 4-5 बच्चे और खेल रहे होंगे साथ में, तो आपस में मिलकर खेलते हैं तो यहाँ से उनका सोशल डेवलपमेंट हो गया। और जब कोई लोग आपस में मिलके खेलेंगे तो दोस्ती होएगी, कभी लड़ाई होएगी, कुछ भी होएगा, तो वहाँ से क्या होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो आप देखिए प्ले वे मेथड से क्या हुआ, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, यानी कि हर एक डेवलपमेंट आपका प्ले वे मेथड का यूज करके हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब जब बच्चा खेल कर सीखता है ना तो वो बार बार एफर्ट्स लगाता है चीज़ों को करने में और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है खेलने में। तो इस मेथड के द्वारा बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, अभी तक कुछ टफ नहीं लग रहा होगा, देखो कितना इजी है, बस यूं ही मुश्किल बना दिया जाता है चीज़ों को। पार्ट भी आपका बहुत इजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगी आपकी। ठीक है, चलो अब आपको मैंने क्या बताया, प्ले वे मेथड से देखो कितने प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चा अलग अलग प्रकार से देखता है। अभी जो है एक पे एक ब्लॉक्स रख के बिल्डिंग बना देगा, फिर 2 रखेगा, फिर 2 रखेगा, मतलब अलग अलग डिजाइन की बिल्डिंग बनाएगा ब्लॉक से। तो क्या हुआ, बच्चे का क्रिएटिव डेवलपमेंट हुआ। साथ में मिलकर काम करते हैं, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। खेल खेल में सीख रहे हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। एक दूसरे से बातें करते हैं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। और साथ ही में इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि सीधे सीधे उनके कॉन्सेप्ट खेल खेल में ही क्लियर हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, प्ले इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट in the child. For it alone, it is the free expression of what is in the child's soul. ये फ्रोबेल द्वारा दिया गया है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चीज़ किसने बोली थी कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय हम कहीं ना कहीं प्ले वे मेथड को दे सकते हैं, क्योंकि प्ले वे मेथड के हिसाब से बच्चे को हमेशा फ्रीडम मिलती है कि वो जैसे चाहे वैसे रिएक्ट करे, जैसे चाहे खेले, जैसे चाहे घूमे। तो वहाँ से बच्चे को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप देखिए यहाँ पर ना लिखा गया है कि फॉरबेल को फादर ऑफ किंडरगार्टन। अब आप बोलेंगे कि मैम आप तो हमें प्ले वे मेथड के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये किंडरगार्टन क्या है, सुना तो बेसिकली सबने होगा। तो बच्चों प्ले वे मेथड के ऊपर ही हमारा किंडरगार्टन, और आपने सुना होगा मॉन्टेसरी मेथड। ये दोनों हमारे प्ले वे मेथड जैसे ही होते हैं। पहले प्ले वे मेथड आया था, फिर इसके बाद इन दोनों मेथड्स को भी लाया गया था। प्ले वे मेथड और किंडरगार्टन मेथड दोनों ही फ्रोबेल ने लाए थे, और जो मॉन्टेसरी मेथड है वो लाया गया था बच्चों मारिया मॉन्टेसरी द्वारा। तो ये तीनों मेथड आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इनके सारे पॉइंट्स, इनके सब कुछ ज़्यादातर सेम ही है। क्लियर है यहाँ तक आपको। चलिए अब पढ़ेंगे प्ले वे के प्रिंसिपल्स के बारे में कि जब भी आप प्ले वे का इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन कौन से सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। चलिए सबसे पहला है आपका पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनिशिएट पोटेंशियल। इसका मतलब है कि हर एक पर्सन में बचपन से ही कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है, कुछ ना कुछ काबिलियत उसके अंदर आती है। और जब बच्चा प्ले वे मेथड का यूज करके पढ़ता है तो वो खेलते टाइम ना उसको फ्रीडम मिलती है, और जब फ्रीडम मिलती है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल दबा हुआ है ना वो बाहर निकल के आता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे खेल रहे हैं और आपने जो चीज बच्चे को सिखाई नहीं है ना, बच्चा वो भी कर देगा। तो क्या हुआ, उसके अंदर की जो एबिलिटीज थी ना वो खुल के निखर के बाहर आती है प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करके। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनफोल्डिंग इनेट पोटेंशियल, जन्मजात क्षमता को प्रकट करने का सिद्धांत। क्लियर है यहाँ तक। चलिए दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि प्ले वे जो है एक नेचुरल मेथड है, मतलब खेलना तो बच्चे के अंदर बचपन से ही होता है,
1 महीने का बच्चा भी अपने हाथ पैर चला के खेलता रहता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता वो खेलता ही रहता है। तो बच्चा जो है नेचुरली प्लेवे के थ्रू चीज़ों को सीख जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है कि जब बच्चा खेलता है तो देखो उसको ना फ्रीडम मिलती है। मेरे को यहाँ भागना है, मैं यहाँ भागूंगा, मुझे ये वाले ब्लॉक से खेलना है, मैं ये वाले ब्लॉक से खेलूंगा, मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे शेप के बाहर ड्राइंग करनी है, मुझे शेप के अंदर ड्राइंग करनी है। तो क्या हुआ, बच्चे को पूरी की पूरी फ्रीडम मिलती है और जब बच्चे को फ्रीडम मिलती है तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए जब भी प्लेवे मेथड का इस्तेमाल हो रहा है तो बच्चा कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चा एक्टिविटी में इंडल्ज होता है, किसी न किसी गतिविधि को बच्चा करता है। और जब बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो आपको पता है पढ़ाया गया कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे की लर्निंग जब बच्चा खुद चीज़ों को करता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो एक्टिविटी के द्वारा बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट देखते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। जब भी आप खेलते हैं ना, आपने देखा होगा आपको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब खुशी मिलती है। आज भी आप जाके इतने बड़े हो गए, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, अंदर से ना एक प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करने से बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है, बहुत ज़्यादा उनको प्लेजर महसूस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। सेम उसी से निकल के बनाए कि जब भी आप खेलते हैं तो आपके डिजायर्स पूरी होती है और आपको प्लेजर मिलता है उस चीज़ से। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। जब भी आप गेम मतलब आपने खेला हुआ देखना, बचपन में ना हम खुद भी गेम्स बना देते थे। जैसे कभी बोल दिया कटी पतंग तेरा कौन से रंग, लाल नीली पीली। तो क्या हुआ, गेम के थ्रू ही हम कलर्स भी सीख गए। तो प्लेवे मेथड का यूज करके देखो, आपने क्रिएटिविटी दिखाई अपनी कि कलर से रिलेटेड आपने गेम बना दी, तो बच्चे के अंदर नई नई गेम्स बनाने की क्रिएटिविटी आती है। हम एक गेम खेलते थे, हमारे टाइम पे याद है, हम गैलरी गेम खेलते थे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस किस बच्चे को पता है कि गैलरी गेम क्या होता था। हमने बहुत खेला है, बहुत पसंद था। हम ऐसे ब्लॉग्स बना देते थे, ऐसे ब्लॉग्स बना देते थे, जो हमारी टीम के मेंबर है वो सब इसके अंदर होते थे और जो दूसरी अपोजिट टीम है उसको बिना आउट हुए इन ब्लॉक्स को पार करना होता था, फिर दोबारा यहाँ से अंदर आना होता था। तो देखो ये भी तो एक तरह से क्रिएटिविटी है ना, बच्चों ने ही बनाई है आपस में गेम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस किस ने गैलरी गेम खेली है। तो यहाँ से क्या सीखा हमने, बच्चे के अंदर प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करके क्रिएटिविटी बढ़ती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब देखिए आपने जब भी गेम खेली, ठीक है, सपोज आपने कंचे ही खेले, बिना रूल के तो नहीं होता ना। क्या होता था कि भाई ये बिल बना हुआ है, इसके अंदर कंचा जाएगा जब भी माना जाएगा, अगर बाहर कंचा है तो नहीं माना जाएगा। तो क्या हुआ, जब भी कोई गेम खेला जाता है तो उसके अंदर रूल्स होते हैं। पकड़म पकड़ाई खेलते हैं तो जैसे मैं तुझे टच कर दिया तो तू आउट हो गया, अगली बार तू मुझे पकड़ेगा, रूल्स है। और बच्चे जो है डिसिप्लिन में खेलते हैं, यानी कि नियमों का पालन करेंगे जब, तो वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो प्लेवे मेथड के इस्तेमाल से बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, क्योंकि गेम्स को खेलने में बच्चों को डिसिप्लिन भी मानना पड़ता है और रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इसके मेथड से आप बच्चों के अंदर जिम्मेदारी के सिद्धांत को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है सारे मेथड्स? आई होप सो कि आपको प्रिंसिपल सारे क्लियर हो गए होंगे। हमने प्लेवे मेथड के बारे में जितने भी पढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या है और हमारे पढ़ने के लिए। अब बात करेंगे आप सबके कि आप सबका क्या रोल है आखिरकार प्लेवे मेथड के अंदर, आप क्या करेंगे बच्चों के लिए और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। चलिए सबसे पहले कि आप बच्चों की ना हेल्प करेंगे। अगर बच्चा आपके पास कोई आइडिया लेके आता है कि मैम ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं, तो आपको उनकी हेल्प करनी है उस गेम को बनाने में। अगर आप बोल दोगे ना नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तो बहुत बेकार गेम है, तो बच्चा ना अगली बार आके आपके पास कोशिश ही नहीं करेगा, उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, उसका मोटिवेशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बच्चे को हेल्प करना है नई नई गेम्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है कि आपको बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर बच्चा लर्निंग कर पाए। अब कैसा, जहाँ पर आप बच्चे को फ्रीडम देंगे तो वहाँ पर बच्चा प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करके ढंग से खेल के चीज़ों को सीखेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना दिया बच्चे के लिए। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को इस हिसाब से प्लान करेंगे कि पहले आप बच्चे को आसान गेम खिलाएंगे, आसान कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे आप टफ के तरफ आएंगे। अगर आप सपोज करो नर्सरी या फिर
केजी के बच्चे को जाके खो खो गेम सिखा दो तो क्या सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। उनको उनके लेवल के हिसाब से सिखाओगे, पहले सिंपल चीज़ें सिखाओगे, फिर आगे जाके धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक तरीके से मान लीजिए टैगलाइन है हमारी टीचिंग की, एक टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होता है, यानी कि एक गाइड के रूप में होता है, जिसका काम होता है बेसिकली बच्चों को अपने गाइड करना। क्लियर है? आपको अपनी भूमिका समझ आ गई कि प्लेवे मेथड में आपकी क्या भूमिका है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब पढ़ते हैं प्लेवे मेथड्स के मेरिट्स के बारे में कि आखिर इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं ना कहीं जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना, वही सब आपको फायदों में देखेंगे कि बच्चे को क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। जब बच्चे को फ्रीडम मिलती है, बच्चा खेलता है, कूदता है और कॉन्सेप्ट्स को सीखता है। नेक्स्ट है कि बच्चा नई नई चीज़ें इमेजिन करता है। आप देखना, जब भी बच्चा गेम खेल रहा होगा ना, आज उसके रूल्स कुछ और होंगे, कल वो अपने रूल कुछ और बना देगा। या फिर एक सिंपली क्या करेंगे, कुछ चेयर्स लगा लेंगे, उसके पीछे 2-4 सामान रख लिए, ये मेरी शॉप है, मुझसे आके सामान खरीदो। तो बच्चे क्या हुई, इमेजिनेशन बढ़ी, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट है कि यहाँ से बच्चे नए नए गेम बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि देखो जब इमेजिनेशन बढ़ी, क्रिएटिविटी बढ़ी, तो नए गेम्स बनाने में ही तो बढ़ी ना, तो बच्चा नए नए गेम्स बनाने सीख गया। नेक्स्ट भी आपका यही है कि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगला है कि हेल्दी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि देखिए अकेला तो खेलेगा ही नहीं ना, किसी का साथ तो चाहिए। जब आपस में एक दूसरे से साथ मिलेगा, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो सोशल डेवलपमेंट होता है, और जब सोशल डेवलपमेंट होगा तो आपस में उनका हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि बच्चे के अंदर मोटिवेशन मिलता है। आप बोल दो कि आज पढ़ेंगे नहीं, आज तुम्हारा गेम्स का पीरियड लगेगा, मतलब ऐसे उत्साह से भर जाएंगे ना सारे बच्चे, कहने की जरूरत नहीं कि बाहर जाओ, इतने आप बोलोगे तो नीचे मिलेंगे ग्राउंड में। तो क्या हुआ, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट है कि प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करके बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद यहाँ पर बच्चे की थोड़ी शाइनेस कम हो जाती है, क्योंकि जब खेल खेल में क्या है, बच्चे को फ्रीडम मिलती है, बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकता है। और जब बच्चा अपने हिसाब से एक्सप्रेस करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी शाइनेस कम हो जाती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब ये मैंने आपको चीज़ बता दिया पहले कि जब आपस में जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग भी होगी, साथ में कोलैबोरेटिव लर्निंग भी होगी। ये लर्निंग होती है जब बच्चे मिल के साथ में कोई चीज़ काम करते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हैं यहाँ से। चलिए अब इसकी कुछ डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ के नफ़ा और नुकसान होते ही हैं। तो सबसे पहले इसका डीमेरिट है कि ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के लिए ही ठीक है। प्री प्राइमरी यानी जो आपके प्ले स्कूल होते हैं, एंड प्राइमरी यानी जो आपके 1st to 5th होते हैं, यानी कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को ही आप प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। उससे आगे ये इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आप हर एक मेथड को प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करके नहीं पढ़ा सकते। अब जैसे कि सपोज मैं बोलूँ कि मुझे आज बच्चों को इंग्लिश का एक पोएम पढ़ानी है, ठीक है, कविता पढ़ानी है मुझे हिंदी में, तो मैं प्लेवे मेथड का यूज़ करके क्या उनको कविता पढ़ा सकती हूँ? नहीं पढ़ा सकती। तो प्लेवे मेथड का इस्तेमाल करके हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया नहीं जा सकता। और कई बार क्या होता है ना, प्लेवे मेथड में सिर्फ प्ले ही रह जाता है, लर्निंग तो कहीं बहुत पीछे ऐसे आ जाती है धीरे धीरे। तो क्या है, बच्चे का सारा दिमाग खेलने में ही रह जाता है और लर्निंग उसके पीछे कहीं छूट जाती है। तो लर्निंग लैग्स बिहाइंड प्लेइंग। क्लियर है यहाँ तक? प्लेवे मेथड के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर आपको एग्जाम में प्लेवे मेथड से नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट मेथड है, क्योंकि हमारा मैंने आपको बताया बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको 2 क्लासेस में कवर करेंगे। अब हम पढ़ते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। इससे हमारे लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था, तो ठीक है सुनना। इसको हम बोलते हैं खोज विधि। हिंदी से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें बच्चे क्या है, खोज करते हैं, किसी भी प्रकार की डिस्कवरी करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। चलो अब इसके बारे में डिटेल में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ह्यूरिस्टिक मेथड को बच्चे 2 और नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपको इसकी जगह डिस्कवरी मेथड भी देखने को मिल सकता है, और आपको इंक्वायरी मेथड भी इसकी जगह देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, बच्चा इंक्वायरी करेगा, पूछ पूछ के कुछ चीज़ें करेगा, या फिर पूछ पूछ के कुछ नई डिस्कवरी वो कर लेगा, और उसी को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। क्लियर है? चलिए सबसे पहले ये ह्यूरिस्टिक वर्ड आया कहाँ से?
ह्यूरिस्टिक वर्ड आया बच्चा ह्यूरिकेसेन से, इसका मतलब होता है आई डिस्कवर, आई फाइंड, मैंने खोजा, मैंने पाया, यानी कि बच्चा खुद चीजों को डिस्कवर करेगा और अपनी लर्निंग को वो फाइंड कर लेगा, अपनी लर्निंग को वो पा लेगा। और ये मेथड दिया गया था बच्चों H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। और आपको लास्ट ईयर यही चीज पूछी थी कि जो इंक्वायरी मेथड है, आपको ये नहीं बोला था कि ह्यूरिस्टिक मेथड है, आपको बोला था कि इंक्वायरी मेथड किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका आंसर आपका था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो डिस्कवरर की खोज में रहता है, क्योंकि देखिए हम स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो बच्चे का ही होता है। बच्चा यहाँ पर एक डिस्कवरर के रूप में होता है, यानी कि वो अपने नॉलेज की खुद खोज करता है, यानी कि वो अपना बैग लेके निकल जाता है अपनी लर्निंग को ढूंढने के लिए। आप इस मेथड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा साइंस एंड हिस्ट्री पढ़ाने के लिए करते हैं। अब क्यों? साइंस में आपको नई नई चीज़ें ढूंढनी होती है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखनी होती है, ये चीज़ कैसे बनी, ये चीज़ कैसी हुई, फ्रिक्शन कैसे लगता है, फोर्स कैसे लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, यहाँ से क्या हुआ, आपको डिस्कवरी करनी है, चीज़ों की इन्वेंशन करनी है, इंक्वायरी करनी है। क्लियर है? अब हिस्ट्री में क्या हुआ, आपको पीछे के बारे में सब कुछ जाना, तो इंक्वायरी कर करके आप पुराना, मतलब कि जब आदमी बंदर हुआ करते थे वहां तक पहुंच जाते हैं। तो हिस्ट्री और साइंस पढ़ाने में इस मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें आप क्या करते हैं, आप बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम दे देंगे कि अच्छा तुम चलो मुझे बताओ कि आखिर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप मुझे बताओ कि आपने जब किसी को धक्का दिया तो वो पर्सन गिर क्यों जाता है, वो खड़ा क्यों नहीं रहता। तो आपने क्या हुआ, बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी। अब बच्चा क्या करेगा, सोचेगा अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आप उस चीज़ को ना ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपने कोई डेस्क से कोई चीज़ नीचे गिराई तो ये क्यों गिर गई, ये वही क्यों नहीं खड़ी रही, तो बच्चे को एक प्रॉब्लम मिल गई। अब बच्चा क्या है, चीज़ों को बार बार करके देखेगा और उसके हिसाब से अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा, चीज़ों को नोट डाउन करेगा और फिर धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और जब उसे सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा कि देखिए मैम, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम हमारे फोर्स की वजह से वो जो चीज़ है वो मोमेंटम में आ जाती है, मतलब कि एक तरीके से उस चीज़ में अंदर मूवमेंट आ जाती है। अब वो ऊपर है तो नीचे गिर जाएगी, अगर रखी है तो जैसे हमने टायर को यूँ धक्का करा किसी कॉइन को तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से बच्चे को हमने एक प्रॉब्लम दी, बच्चे ने उसके बारे में अलग अलग चीज़ें ढूंढी। देखिए सब कुछ बच्चा करता है, टीचर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम बच्चे के सामने रख देती है, बाकी सारा रोल यहाँ पर बच्चे का है। जब तक वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल लेता, टीचर क्या करेगी, बस पीछे खड़े होके देखेगी, फैसिलिटेट करेगी, गाइड करेगी बच्चे को, बाकी सारा काम यहाँ पर बच्चा ही करता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कि देखिए अब यहाँ पर बच्चा जो है वो डिस्कवरर की रूप में है, बच्चा खुद अपनी लर्निंग को खोजता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे की सेल्फ लर्निंग हो रही है। नेक्स्ट है कि बच्चा यहाँ पर ट्रायल एंड एरर एंड इन्वेंशन का मेथड का इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए, जैसे आपने बच्चे को प्रॉब्लम दी कि आप जब भी किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो आगे क्यों बढ़ती है, वहीं की वहीं क्यों नहीं खड़ी रहती। तो बच्चा अलग अलग चीज़ें कर करके देखेगा, तो यानी कुछ चीज़ें करेगा गलतियाँ होगी, फिर कुछ चीज़ें करेगा फिर गलती होगी, और फिर धीरे धीरे जब वो एक सही टाइम पे सही रिजल्ट पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पर उसकी इन्वेंशन हो जाएगी। तो ट्रायल एंड एरर और इन्वेंशन आविष्कार का इस्तेमाल करके बच्चा यहाँ पर सीखता है। नेक्स्ट सेम यही चीज़ निकल के आएगी कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखता है। अब जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग जब भी करेगा ना, जब भी, तो बच्चे को फ्रीडम मिलती ही मिलती है, बच्चे को पूरी खुली छूट होती है अपने हिसाब से अपनी नॉलेज को ढूंढने की। इसके बाद जो हमारी टैगलाइन है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड टीचर एज अ गाइड, ये क्लियर है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जब चाइल्ड को फ्रीडम मिली है तो चाइल्ड जो है फ्री होता है कि सपोज बच्चा कहीं अटक गया तो अब हम फैसिलिटेटर हैं, हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं, तो बच्चा आके हमसे प्रॉब्लम को डिस्कस करता है कि मैम मैंने यहाँ पे थोड़ा अटक गया, मुझे थोड़ा सा हेल्प करो ताकि मैं अपनी आगे इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। क्लियर है? अब चलिए, अब क्या हुआ, बच्चा जब डिस्कवरी करता है तो बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्जर्वेशन की बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है बच्चा रीजनिंग सीखता है। रीजनिंग क्या है, यानी कि बच्चा अलग अलग जगह लॉजिक लगाता है, बिना लॉजिक के
तो डिस्कवरी मेथड आपका चल ही नहीं सकता। तो रीजनिंग बच्चा सीख गया यहाँ पर, और बच्चा एक्सपेरिमेंट कर करके देखता है तो बच्चे के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन भी डेवलप हो जाती है। तो बच्चे ने क्या चीज़ें सीखी बच्चों, ह्यूरिस्टिक मेथड के द्वारा ऑब्जर्वेशन सीखा, रीजनिंग सीखा एंड एक्सपेरिमेंटेशन सीखा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि आप इस मेथड का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ का कारण ढूंढना होता है। अब जैसे कि मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया कि आपने बच्चे को सिचुएशन दी कि आप जब भी किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो आगे की तरफ क्यों बढ़ती है, एक जगह क्यों नहीं रुक जाती। तो बच्चे को इसके पीछे का कारण ढूंढना है। जब भी आपको किसी चीज़ का कारण ढूंढना होगा तो आप वहाँ पर डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक या फिर आप कह लीजिए इंक्वायरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है अब तक तो पूछेंगे, ठीक है। अगर डाउट होते तो उसी टाइम पूछना है ताकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। चलिए, हमें जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ने थे हमने सारे पढ़ लिए। अब देखिए हमारा टाइम आ गया सबसे फेवरेट यानी कि हमारा क्विज टाइम, जहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस और आप सब करेंगे उनके आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्विज राउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आप सबके लिए कि एक टीचर है आपकी क्लास में, सपोज मान ले रीमा एक टीचर है, वो अपनी क्लास में न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में पढ़ा रही हैं, ठीक है। आवर फूड उनका कॉन्सेप्ट है, तो उसमें बता रही हैं कि किस किस फूड में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में विटामिन मिलता है, वो सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रही हैं। और पढ़ाते पढ़ाते साथ में वो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो टीचर की बातों को सुन रहे हैं, और सुनने के साथ साथ बच्चे भी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं। और जब रीमा अपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछती है बस तभी बच्चे उनका आंसर करते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर मैं कौन से मेथड की बात कर रही हूँ, यानी इस टाइम रीमा कौन से मेथड का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ा रही है। पहला ऑप्शन है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, नेक्स्ट है आपके लिए लेक्चर, अगला है ह्यूरिस्टिक एंड नेक्स्ट है आपके लिए प्ले। क्लियर है क्वेश्चन? सब बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और क्या पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 1 देन ऑप्शन, और ऑप्शन वो क्या है, इस फॉर्मेट में ही सारे बच्चे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि प्लेवे मेथड के आपको कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया मैंने, तो उनमें से कौन से प्रिंसिपल की वजह से बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि सुमिता एक टीचर है, ठीक है, उनको अपनी क्लास में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ वो कार्ड्स बना के लाई जिनके ऊपर कुछ कार्ड्स के ऊपर लिविंग थिंग्स की पिक्चर्स थी एंड कुछ कार्ड्स के ऊपर नॉन लिविंग थिंग्स की पिक्चर्स थी। और फिर उन्होंने उन कार्ड्स को पूरी क्लासरूम में हाइड कर दिया। एंड जब उन्होंने हाइड कर दिया तो बच्चों को बोला कि जाओ आप जाके उनको ढूंढो, और आप जब ढूंढ के लाओगे तो सपोज उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, 4-4 बच्चों के 2 ग्रुप्स बना दे कि आप 4 बच्चे उनमें से लिविंग कार्ड्स वाले कार्ड ढूंढ के लाओ जिन पे लिविंग ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर है, और आप 4 बच्चे नॉन लिविंग जिनके ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर है वो वाले कार्ड ढूंढ के लाओ। तो बताओ यहाँ पर सुमिता कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रही है। सेम वही मेथड, 4 ही पढ़े हमने, ए डिस्कवरी, बी इंक्वायरी, सी ह्यूरिस्टिक एंड डी प्लेवे। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको मुझे डिस्कवरी मेथड्स के कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है,
और इसके लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। आपको मुझे कोई 3 एडवांटेजेस बताने हैं डिस्कवरी मेथड के, एंड नो चीटिंग। वीडियो को दोबारा से पीछे करके आंसर नहीं देख के बताना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जितने इसके एडवांटेजेस याद है, आपको उनमें से 3 एडवांटेजेस मुझे बताने हैं, एंड सीरियसली नो चीटिंग गाइस, ठीक है? क्लियर है? तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप सब करेंगे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं दूंगी आपका जवाब और देखूंगी कि कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में और अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे हम हमारे जितने भी टीचिंग मेथड्स बचे हैं सबको हम कवर कर लेंगे। चलिए, तो अगर आपको हमारी अच्छी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। प्लस अगर आपकी कोई नोन में है जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।